नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा क्या है इसको समझेंगे। स्वतंत्रता पर अलग अलग विचारधाराएं मत प्रचलित हैं। जो लिबरल फिलोसफर हैं वो अलग विचार देते हैं और मार्क्सिज्म जो है अपने अपने अनुसार जो है ये अपना डिस्क्राइब करता है कि स्वतंत्रता क्या है। तो हम इसी डिबेट को समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि जो कैप कैपिटलिस्ट विचारक हैं, कैपिटलिस्ट हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मार्क्सिज्म जो है लिबरल फिलोसफर जो हैं उनको जो है कैपिटलिस्ट ही बोलता है। तो हम थोड़ा समझेंगे कि उन्होंने जो है मार्क्सिस्ट पर या जो जिन्हें हम कम्युनिस्ट कहते हैं उन पर जो है क्या आक्षेप लगाए हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में। फिर हम मार्क्सिस्ट जो है व्यू देखेंगे कि मार्क्सवाद जो है क्या कहता है। तो जो लिबरल या पूंजीवादी विचारक हैं जिन्हें मार्क्स कहता है, तो वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं इनके यहाँ स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है, उनका राज्य तानाशाही होता है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्क्स ने कहा था ना कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट होगा, जो सर्वहारा है उसका तानाशाही होगा, ऐसी बात कहे थे। तो उसी के बेस पर ये कहते हैं कि उनका राज्य तो तानाशाही जैसा होता है। और उसके बाद क्योंकि जो लेनिन और माओ ने जो अपने रेवोल्यूशन की या क्रांतियाँ की, तो उसके बाद जो एक विशेष प्रकार की जो है पार्टी का सत्ता स्थापित हो गया, उसके बेस पर भी ये लोग कहते हैं। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, तो उसके बेस पर भी ये कहते हैं कि उनके यहाँ एक ही पार्टी होती है और जो है उसके अलावा अन्य दलों की जो है मान्यता ये लोग नहीं देते, ऐसी बात कहते हैं। और कहते हैं कि इनके यहाँ क्या होता है कि विरोध प्रकट करने का अधिकार नहीं होता, और जहाँ विरोध प्रकट करने का अधिकार ना हो वो फिर जनतंत्र नहीं है, वो तो तानाशाही हुआ ना भाई। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी तो ये है कि हर एक व्यक्ति जो है अपना विचार और मत प्रकट कर सके। गवर्नमेंट यदि गलत करे तो उस पर बोल सके, गवर्नमेंट की आलोचना कर सके, सरकार की आलोचना कर सके, यही तो है डेमोक्रेसी। लेकिन इनके यहाँ ऐसा होता नहीं, इसलिए जो है इनका राज्य जो है तानाशाही होता है, और तानाशाही राज्य में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसी बात ये लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो है आर्थिक समानता के नाम पर जो है जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसे ये लोग छीन लेते हैं। और जहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ होगी, वहाँ तो फिर तानाशाही ही होगा, ऐसी बात ये लोग कहते हैं। तो ये लोग कम्युनिस्टों पर ये आरोप लगाते हैं। कार्ल पापर कहते हैं कि कम्युनिस्ट बंद समाजों में स्वतंत्रता की हत्या हो जाती है तथा उदारवादी खुले समाज में ही कायम रहती है, ऐसी बात ये लोग कहते हैं। अब हम थोड़ा मार्क्सवाद के अनुसार देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है, तब हम समझ पाएंगे दोनों पक्षों को। देखिए, एक चीज़ हम आपको पहले क्लियर कर दें, जब हम किसी विचार को पढ़ते हैं तो हम उस विचार को उसी नज़रिए से जो है फिर दुनिया को देखते हैं। अगर मार्क्सिज्म हम पढ़ रहे हैं तो मार्क्सवाद के नज़रिए से ही दुनिया को देखेंगे। इस पर जो है आप ये न कहिए कि आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, नहीं। क्योंकि हम अगर एक विचार को समझना है और गहराई से जाना है तो हमें उसी दृष्टिकोण से थोड़ा हमें देखना होगा कि ये लोग अपने हिसाब से क्या कहते हैं। क्योंकि अलग अलग विचार हैं और अलग अलग विचारों को हम उसी नज़रिए से जो है दुनिया को देखते हैं। तो आज हम मार्क्सवाद के अनुसार जो है दुनिया को देखेंगे और स्वतंत्रता पर इनका क्या मत है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि पूंजीवादी वर्ग विभाजित समाजों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कागजी कानूनी राजनीतिक स्वतंत्रता है जो वास्तविक नहीं है, तथा वह केवल संपत्तिशाली वर्ग को ही उपलब्ध है। ये लोग ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम पॉलिटिकल लिबर्टी देते हैं कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, आप जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं,
आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये तमाम तरह की स्वतंत्रता होती है। लेकिन ये किसके लिए होती है? भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो कपड़े का जो चयन होगा, चाहे हम जिसके साथ रहना चाहे जीवन साथी का चयन, या फिर हम किस प्रकार के भोजन को या किस प्रकार के एक प्रकार से हमारा जीवन शैली कैसा होगा वो हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा। ऐसी बात ये कहते हैं। मतलब कि जो पूंजीवादी वर्ग विभाजित समाज होता है उसमें ये प्रचलित होता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये केवल कागज़ी हैं। इसमें वही उसी को मज़ा रहता है जिसके पास संपत्ति होती है, क्योंकि चुनाव संपत्तिशाली व्यक्ति लड़ता है, आम आदमी या मज़दूर कहाँ लड़ेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इलेक्शन में भी बड़ा रिक्स हो चुका है। आप देख रहे हैं कितने क्राइम बढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स में कितना क्राइम हो चुका है। और आम जो मज़दूर वर्ग है या जो गरीब वर्ग है वो अगर पॉलिटिक्स में, पहली बात तो वो जा ही नहीं सकता। वो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वही जो है पूरा करता रहता है, वो कहाँ जा पाएगा, वो तो उसी में लिपटा रहता है। तो ये सारा जो सिस्टम आपने बनाया है वो किन के लिए है? जिनके पास संपत्ति है। गरीब आदमी कहाँ जा पाएगा? आप कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हो तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए। लेकिन न्यायालय में कौन जा सकता है? गरीब आदमी कहाँ जा पाएगा? उसके पास खाने के लिए जो है साधन नहीं है और वो न्याय प्राप्त करने जाएगा। वो जाएगा तो एक तो इतनी यहाँ लीगल सिस्टम में इतना लेट लपीत होता है, ऊपर से इतना पैसा ये लोग खर्चा करवाते हैं। इसके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कैसे वहाँ मैनेज करेगा? वकील को भी तो देना होगा इसे, ये कैसे मैनेज करेगा? नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ये कहाँ घूम फिर पाएगा भाई? गरीब वर्ग कहाँ घूम फिर पाएगा? घूमने के लिए तो साधन चाहिए ना भाई। टूरिज़्म आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि आप जो है स्वतंत्र हैं, घूम सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट प्लेस पर कौन जाते हैं? गरीब आदमी कहाँ जा पाता है? नहीं जा पाता। तो आप जो है ये सारी स्वतंत्रताएं केवल संपत्तिशाली वर्ग को ही जो है उपलब्ध है कराने के लिए जो है बनाए हैं, और कहते हैं कि हम जो है स्वतंत्रता दे दिए हैं। कुछ नहीं है, केवल एक प्रकार से वो है, चाहिए व्यक्ति को भोजन और आप सिर्फ लॉलीपॉप देकर उसे जो है कह रहे हैं कि आप जो है इसमें बेहतर व्यवस्था है। कुछ बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो मार्क्सवाद जो है क्रिटिसिज्म आलोचना करता है इस प्रकार की स्वतंत्रता की। कॉटवेल कहते हैं कि पूंजीवादी स्वतंत्रता को सोने के सलीब पर लटका देता है। पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने के सलीब पर लटका देता है, और यदि आप पूछेंगे कि यह किसके नाम पर किया जा रहा है तो उनका जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर। और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो सिर्फ किसको उपलब्ध होती है? संपत्तिशाली वर्ग को। जो गरीब वर्ग है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि समाज में हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता उपलब्ध हो, ऐसा समाज होना चाहिए, मार्क्सवाद ये कहता है। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों जो डिबेटें हमने अभी देखी, तो क्या अर्थ है स्वतंत्रता का, इसको हम पहले समझते हैं। फिर जो है जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, या कैपिटलिज्म जिसे मार्क्सिज्म बोलता है, क्योंकि लिबरलिज्म का निगेटिव पॉइंट जो है कैपिटलिज्म है। जो इकोनॉमिक उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पूंजीवाद की ओर जाता है, और क्लासिकल लिबरलिज्म तो एकदम पूंजीवादी हो गया था। उसके अपोजिट में फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म आया था, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो पहले हम समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता का इतना अर्थ निकलता है, विद्वानों ने अलग अलग अर्थ निकाला, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम क्या माने। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लगाए गए हों, और जिसने मानव मस्तिष्क पर इतना विभिन्न प्रभाव डाला हो। ऐसी बात जो है मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। देखिए स्वतंत्रता क्या है, अंग्रेजी में इसे लिबर्टी हम कहते हैं,
और यह लैटिन भाषा लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता है। मतलब व्यक्ति की इच्छा और कार्य पर किसी प्रकार की रुकावट का ना होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। अब व्यक्ति की इच्छा क्या हो सकती है? भाई हमारी इच्छा है कि हम चाहे जो करें, कोई दूसरा ना बोले, समाज भी ना बोले, राज्य भी ना बोले, है ना? और कार्य हम जो करना चाहें वो भी कोई बोले ना हमें, भाई हम चाहे जैसे रहें, यही तो इसका मतलब निकलता है। तो हमारी इच्छा और कार्य पर किसी भी प्रकार का रुकावट न होना ही जो है स्वतंत्रता है, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन ये अर्थ जो है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है, क्योंकि इसमें स्वेच्छाचारिता व अराजकता बढ़ जाएगी। भाई आप, क्योंकि एक व्यक्ति, समाज में तो कई सारे व्यक्ति रहते हैं। भाई समाज क्या है? संबंधों का एक जाल ही तो है, समूह ही तो है। अब इसमें केवल एक ही व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। अब जब बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा और कार्य जो है स्वतंत्र रूप से करना चाहेगा और चाहेगा कि कोई दूसरा उसे रोके ना। ठीक है। अब एक ही व्यक्ति की इच्छा क्या हुई कि हम जो है साउंड लगाकर जो है खूब तेज़ी से डांस करें। भाई अपने रूम में साउंड लगा कर डांस कर रहा है, लेकिन उसके साउंड की वजह से जो है उसके पड़ोसी को प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो है खूब उसका मन कर रहा है हम हल्ला मारेंगे, और दूसरे व्यक्ति उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये भी वही करेगा। फिर कहेगा अच्छा हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, हम भी वही करेंगे। यह भी वही करेगा। धीरे धीरे क्या होगा? झगड़े बढ़ जाएंगे, लड़ाइयाँ होने लगेंगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? कोई कार्य ये कर रहा है और ये भी कर रहा है, इन दोनों के कार्यों में टकराहट हो जाएगी, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि भाई कोई बंधन ना लगाए। तो ये, क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति का मूल स्वभाव स्वार्थी होता है, ये तो जानते हैं ना आप सब। हम सब ने यही तो पढ़ा है कि व्यक्ति जो है मूल रूप से स्वार्थी प्राणी होता है, हॉब्स ने जैसा कहा था। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है और वो चाहता है कोई दूसरा उस पर बंधन न लगाए। अब अगर हर एक व्यक्ति इसी तरह कार्य करेगा समाज में, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, और अगर अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी तो फिर ये जंगल समाज बनकर रह जाएगा। एक जंगली, जैसे पशु लड़ते झगड़ते रहते हैं वैसे मनुष्य भी लड़ेगा और एक बेहतर सभ्य समाज नहीं रह जाएगा। इसलिए ये निगेटिव अर्थ है। इससे क्या होता है? निरंकुशता बढ़ जाती है, अराजकता फैल जाती है। इसलिए जो है स्वतंत्रता असीमित व निरंकुश नहीं हो सकती, बल्कि इस पर हमें बंधन लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो उसको अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों पर ध्यान रखना पड़ता है। और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी, और अव्यवस्था फैल जाएगी तो फिर वो समाज नहीं रह जाएगा, एक जंगल बनकर रह जाएगा फिर। इसलिए स्वतंत्रता पर अंकुश होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि बंधनों का अभाव वाला जो स्वतंत्रता है ये निगेटिव लिबर्टी है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। अतः यह सिर्फ बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों से जकड़ा हुआ अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये है अनुशासन पूर्ण जीवन और ऐसे अवसरों की स्थिति से है जिसमें जीवन का अधिक से अधिक और सर्वांगीण विकास हो। तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, इस प्रकार जो है हमें अनुशासन पूर्ण जीवन जीना चाहिए। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपयोग्य हों। तो स्वतंत्रता उन कार्य को करने को हम कहते हैं जो करने योग्य हों। भाई अगर हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर स्वतंत्रता नहीं है। भाई हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आज हम खूब जो है गांजा पिएं, और हम गांजा पी लेंगे तो हमारे जो है समाज में, हमारे परिवार में जो है हमारे परिवार को समस्या होगी।
कोई व्यक्ति है वो खूब मदिरा पीकर जाता है, क्योंकि उसका परिवार भी है, रात को जो है उस नशे में होता है, बीवी से खूब झगड़े वगैरह भी करता है। समझ रहे हैं? इसलिए स्वतंत्रता वह है जो करने योग्य हो, क्योंकि ये गांजा पीकर जाकर झगड़ा करना, शराब पीकर, ये करने योग्य थोड़ी है। इससे तो फिर हम झगड़ा करेंगे समाज में, परिवार में अपने, और अगर झगड़े ही होंगे तो फिर एक व्यवस्थित जीवन हम कैसे जी पाएंगे? कुंठाएं मन में रहेंगी झगड़े में, व्यक्ति एक दूसरे को जो है बड़े ही खतरनाक दृष्टि से देखेगा फिर। इसलिए जो है स्वतंत्रता वही है जो करने योग्य और उपयोग्य हो। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगा है कि आप जो है देश के खिलाफ, देश की अखंडता और एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जो है हेट स्पीच नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाई गए हैं, क्योंकि अगर बंधन नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति जो है असीमित जो है निरंकुश होकर बोलेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए कार्य करने मतलब कि स्वतंत्रता वही कही जा सकती है जो उपयोगी और कार्य करने योग्य हो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, स्वतंत्रता का विकास कैसे हुआ, हम इसे समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता की धारणा कोई निरपेक्ष विचार नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि ये अनंत काल से या कोई शाश्वत नहीं है, या हमेशा नहीं रही है, बल्कि यह समाज के विकास के साथ विकसित होने वाली धारणा है। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करी वैसे वैसे जो है स्वतंत्रता भी विकसित हुई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हमें जो है कुछ आज़ादी मिल जाए, और आज़ादी छीनता कौन है? सोसाइटी। तो जैसे जैसे समाज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं? इसका विकास आधुनिक युग में व्यवस्थित रूप से हुआ, लेकिन ये प्राचीन काल से ही थोड़ी थोड़ी दिखती है। कैसे? तो हम देखते हैं प्राचीन काल में क्या है कि यूनानी विचारकों ने समाज से अलग व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था समाज और राज्य की गतिविधियों में हिस्सा लेना। ऐसी बात वो लोग कहते थे कि जो व्यक्ति समाज और राज्य की गतिविधियों में हिस्सा लेगा वही स्वतंत्र है, और जो नहीं लेगा वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि यूनानी युग में जो नागरिक थे वही स्वतंत्र थे। और नागरिक कौन होते थे? महिलाएं नहीं हो सकती थीं, क्योंकि अरस्तु ने ऐसा कहा कि महिलाएं जो है नागरिक नहीं हो सकती, बच्चे नहीं हो सकते, बुज़ुर्ग भी नहीं हो सकते, और दास भी नहीं हो सकते, जिनके पास संपत्ति नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि स्वतंत्र वही होते थे जो नागरिक होते थे, और नागरिक कौन होते थे? जो संपत्तिशाली, जो कुलीन वर्ग के होते थे। तो उस समय स्वतंत्रता केवल कुछ व्यक्तियों को मिली हुई थी, और वह भी किस अर्थ में? समाज और राज्य की गतिविधियों में हिस्सा लेने के अर्थ में। तो प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी। मध्य युग जब आता है तो मध्य युग आप जानते हैं कि एंशंट टाइम में क्या था कि सभ्यता ठीक ठाक डेवलप थी। हर एक सभ्यताएं, आप चाहे यूरोप की सभ्यताएं ले लीजिए, चाहे हमारे भारत की अपने ले लीजिए। लेकिन मध्य युग जब आता है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे, जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्राचीन काल में व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन मध्य युग में धीरे धीरे जो है समाज जो है धर्म के चंगुल में फंसता गया, और धर्म के प्रभाव में पूर्ण रूप से वो बंध गया। इसलिए मध्य युग को हम डार्क एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। आप देखेंगे किसी भी एरिया में, ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना इकोनॉमिक, ना कल्चरल, किसी भी एरिया में कोई खास विचारक या फिर कोई खास विकास हुआ ही नहीं। तो उस समय क्योंकि धर्म का ज़्यादा प्रभुत्व हो गया था। अब जब धर्म का ज़्यादा प्रभुत्व होगा तो वहाँ स्वतंत्रता का क्या अर्थ लिया जाएगा? उस समय स्वतंत्रता का अर्थ हो गया था कि आत्मा की स्वतंत्रता तथा इस भौतिक शरीर से मुक्ति। आत्मा, परमात्मा, ऐसी चीज़ें होने लगी थी। उनके अनुसार मानव की मुक्ति धर्म के पालन से ही हो सकती है, क्योंकि ये लोग, भाई ईसाई धर्म की मान्यता क्या है कि पृथ्वी क्या है? नर्क है, और मनुष्य क्या है? पापी आत्मा है।
जो आपने बाइबल में देखा होगा, सुना होगा, तो यही तो है। तो अगर व्यक्ति पापी आत्मा है और क्योंकि उसे ईश्वर ने उठाकर पृथ्वी पर ऐसे फेंक दिया है, अब क्योंकि यहाँ आकर अब आप बंधन में फंसे हैं, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप जो है ईश्वर का जो है पूजा पाठ करिए, धर्म का पालन करिए, तब जो है अपने आप को आप मुक्त कर पाएंगे और वही मुक्ति जो है आपकी स्वतंत्रता होगी। इस तरह ये लोग जो है बात करते थे। लेकिन हुआ क्या, मध्य युग के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटने लगीं। पुनर्जागरण हुआ, आपने रेनेसा पढ़ा होगा। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, इस तरह की चीज़ें जब होने लगी तो समाज मध्यकाल से धीरे धीरे आधुनिक काल की ओर बढ़ने लगा। अब क्या हुआ कि बहुत सारे फिलोसफर भी आ गए। आपने मैकियावेली को पढ़ा होगा। उन्होंने धर्म, नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया। उसके बाद हॉब्स आते हैं और हॉब्स भौतिकवादी विचारक है, वो ईश्वर और इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल आस्था नहीं रखता। उसके बाद लॉक आते हैं। लॉक ने जो फिलॉसफी दी उससे तो पूरा यूरोप ही जैसे हिल सा गया हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार कह दिया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह अपनी आस्था का निर्धारण खुद करेगा। समाज या फिर धर्म गुरु जो हैं वो किसी भी प्रकार के कहीं के ठेकेदार नहीं हैं कि वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है, बल्कि हम खुद जो है निर्धारित करेंगे कि हमें किस धर्म को मानना है और किस धर्म को नहीं, क्योंकि हम भी विवेकशील प्राणी हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। ऐसी बात जो है लॉक की फ़िलॉसफी है। जब लॉक ने इस तरह फ़िलॉसफी दी तो धीरे धीरे माहौल क्रिएट होने लगा। उसके बाद रूसो आते हैं। रूसो ने कहा कि जो है व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है पर तरह तरह की जंजीरों से जकड़ा जाता है, और वह जंजीरें क्या होती हैं, यही समाज की जो है चीज़ें होती हैं। ऊंच नीच, तेरा मेरा, ये सारा कुछ स्वार्थ वगैरह ये सब क्या है, जकड़न ही तो है। तो हम स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं लेकिन समाज की मान्यताएं, परंपराएं और तेरे मेरे की भाव जो है, जो स्वार्थपन है, ये सब के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर हम जीवन भर जो है उसी को ढोते हैं, उसी के गुलाम हो जाते हैं। रूसो ने कहा कि हमें इन बंधनों को तोड़कर फिर जो है प्रकृति की ओर वापस जाना है, क्योंकि प्रकृति में व्यक्ति जो है स्वतंत्र था, वो अपनी आत्मा के अनुसार चलता था, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। इसलिए हमें बैक टू नेचर की ओर चलना चाहिए, ऐसी बात ये कहते थे। बैक टू नेचर का मतलब ये है कि हम अपने स्वार्थ को त्याग दें, हम अपने तेरे मेरी ऊंच नीच जो हम पाल के रखें उसको त्याग दें, बल्कि हम एक स्वच्छता के साथ रहें, किसी भी प्रकार का मल ना हो हमारे मन में, बल्कि हम सहानुभूति के साथ रहें। समाज में रहें तो सहानुभूति के साथ रहें, एक दूसरे के अच्छे सहयोग के साथ रहें, ऐसी बात ये कहते हैं। तो अब इस तरह की जब बातें होने लगी तो क्या होगा फिर? उसके बाद परिणाम ये हुआ कि गौरवमयी क्रांति हुई। लॉक की फ़िलॉसफी जब आई तो उसके बाद इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि उसने राजा की सत्ता को चुनौती दे दी थी। भाई उसके पहले पूरी दुनिया तो मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्रीय व्यवस्था थी। लॉक ने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और उसको क्या करना है वो खुद तय करेगा। भाई अगर विवेकशील प्राणी हम हैं तो हमें क्या करना है हम तय करेंगे ना। भाई राजा, पोप, पादरी, सामंत, समाज, ये कौन होता है बताने वाला हमें? क्योंकि समाज क्या है? समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता। अगर हमसे मिलकर समाज बना है तो जो है व्यक्ति प्राथमिक है, समाज उसके बाद आता है। इसलिए व्यक्ति जो है प्राथमिक है, इसलिए उसकी जो इच्छा है या उसका जो हक है, विवेकशीलता है, उसके अनुसार वो चलेगा, न कि समाज के अनुसार वो चलेगा। समझ रहे हैं? उसने राजतंत्र, क्योंकि उसके पीछे राजतंत्र था और राजा क्या कहता था कि हम जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जो है आप हमारी बात मानिए। उसने कह दिया कि भाई ईश्वर ने आपको किस हिसाब से भेजा, हमें भी तो बताइए।
मतलब ईश्वर ने आपको ही क्यों भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा। इस तरह की जब बातें जब कोई व्यक्ति करेगा, तो क्योंकि उस समय मध्यकाल था और धीरे धीरे आधुनिकता की ओर समाज बढ़ रहा था, तो उस समय ये बात कहना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि उस समय भाई स्वतंत्रता का प्रारंभ तो धर्म की स्वतंत्रता से ही होती है ना। सबसे पहले लिबरलिज्म जब आता है तो वो धर्म के चंगुल से मुक्त ही अपने आप को करता है, तब जो है धीरे धीरे व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपने विकास की ओर फिर बढ़ता है। तो जब ये सारी बातें होने लगी, उसने राजा को भी चुनौती दे दी। तो फिर पहली बार जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, तो मोनार्की से जो है संसदीय या डेमोक्रेसी की ओर जो है शासन चला गया। क्योंकि लॉक ने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, सहमत के आधार पर जो है राजा फिर शासक चुना जाएगा, न कि शासक तय करेगा कि कैसे क्या होगा, व्यक्ति तय करेगा कि शासक कौन होगा, ऐसी बात होगी। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति में तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद हुआ था कि हर एक व्यक्ति समान है, स्वतंत्र है, और भाईचारे की बात उसमें हुई। तो ये सारे जब क्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए, तो इसमें जो है स्वतंत्रता का जोरदार जो है नारा लगा। और ये स्वतंत्रता का नारा किसके खिलाफ लगा? सामंतवाद के, सामंतशाही व्यवस्था जो थी, पोपशाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था जो थी, उसके खिलाफ। सामंत क्या करता था कि कुछ नहीं, आराम से जो है क्योंकि ये इसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, भूमि थी, तो ये जो है किसानों को उसमें लगा देता था भूमि में, और आराम से बैठा रहता था, और दिन भर जो है वो किसान काम करते थे। उसके बाद जो है उनको कुछ जो है उनको, क्योंकि वो काम करते थे तो कुछ दे देता था, और सारी जो है संपत्ति जब्त कर जाता था। और भारत में आपने गोदान पढ़ा होगा, प्रेमचंद जी का उपन्यास, उसमें तो खतरनाक तरीके से दिखाया गया है किस हिसाब से जमींदार जो है शोषण करते थे। वो किस प्रकार से ऋण पर ऋण जो है चढ़ाते जाते थे, और गरीब आदमी जो है वही ऋण चुकाते चुकाते मर जाता था। उसका पूरा जो है वंश ही ये लोग खा जाते थे। तो उसके खिलाफ ये जो है स्वतंत्रता का नारा बुलंद हुआ। पोपशाही होता था, धर्म का प्रभाव जो बहुत ज़बरदस्त था, व्यक्ति को धर्म के चंगुल में फंसाए रहते थे। लोक परलोक स्वर्ग नर्क के जो है बातें कर करके, और जो मुख्य बात थी उससे जो है ये लोग बहकाए रहते थे। राजा कहता था कि ये जो है हमारे अनुसार चलिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें भेजा है। तो इन सब के विरुद्ध जो है फिर नारा लगा, और धीरे धीरे फिर माहौल जो है लिबरलिज्म में आपने देखा होगा कि जो है डेमोक्रेसी की ओर जो है सभ्यता बढ़ी। इसमें हुआ क्या कि इन सारी गतिविधियों से जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हुआ कि नकारात्मक राज्य, नकारात्मक स्वतंत्रता और लेसस फेयर स्वतंत्र बाजार की बात की जाने लगी। अब देखिए हुआ ऐसा, एक मिनट, जब मध्य वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि ये मध्य वर्ग वही है जो बाद में कैपिटलिस्ट बनेगा, पूंजीपति बनेगा। तो पहले क्या था कि राजनीतिक क्षेत्र में राजतंत्र था। तो इन सारे क्योंकि क्रांतियाँ हुई और विचारकों ने अपने विचार दिए, तो राजतंत्र की जगह जो है लोकतंत्र की ओर सभ्यता बढ़ा। यहाँ समुदाय के बहुत ज़्यादा महत्व था मध्यकाल में, और ये लोग जो है समुदाय को पीछे छोड़कर व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्तिवादी दर्शन आ गया। आर्थिक प्रणाली में क्या था मध्यकाल में? वाणिज्यवाद था। ये लोग जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं फिर। तो आप देख रहे हैं कि राजतंत्र की जगह लोकतंत्र, समुदाय की जगह जो है व्यक्ति को प्राथमिकता, और वाणिज्यवाद की जगह जो है ये लोग खुले बाजार के समर्थक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लॉक ने एक बहुत ही खतरनाक फिलॉसफी दी। उसने कहा कि इस पृथ्वी को जो है ईश्वर ने बनाया, और मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया, और मनुष्य अपना जीवन जी सके, इसके लिए उसने क्या किया ईश्वर ने कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारी भूमि बनाई है, जिससे वो जो है उनका उपयोग करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके।
लॉक कहता है कि व्यक्ति की जो शरीर है वो उसकी संपत्ति है। भाई हमारी शरीर हमारी संपत्ति है, इसलिए हमारा जो श्रम होगा वो भी हमारा होगा, वो भी हमारी संपत्ति है। तो लॉक कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने श्रम को किसी वस्तु में मिला देता है तो वो वस्तु भी उसका जो है संपत्ति बन जाता है, क्योंकि श्रम उसकी संपत्ति है। अगर एक व्यक्ति जो है ये कहीं पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है आकर इस पेड़ को काट ले, क्योंकि उसने मेहनत किया है, श्रम किया है, क्योंकि उसका श्रम जो है उसकी संपत्ति है, अगर वो काट लेगा तो ये पेड़ भी उसकी संपत्ति हो जाएगी। इस तरह की फिलॉसफी जॉन लॉक ने कर दी। समझ रहे हैं? अर्थात व्यक्ति जो है संपत्ति का स्वामी होगा, ऐसी बात उसने कह दी और कहा कि संपत्ति व्यक्ति के प्रतिभा का परिणाम है, ऐसी बात उसने कही। तो धीरे धीरे कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, लेसेस फेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बढ़ा। लेसेस फेयर का मतलब ये अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारे आर्थिक मामलों में, हमारे स्वतंत्रता के मामले में, क्योंकि लॉक ने कहा था कि संपत्ति जीवन और क्या बोला था, स्वतंत्रता, संपत्ति जीवन और स्वतंत्रता हम लोग जो है लेकर पैदा होते हैं, पैदाइशी अधिकार है। तो क्योंकि ये हमारा पैदाइशी अधिकार है, इसलिए राज्य जो है इस पर जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। और व्यक्ति जितना जो है प्रॉफिट अगर वो अपने मेहनत से कमा रहा है तो राज्य नहीं होता कि उस पर जो है बोले कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राज्य को हमने बनाया है। आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा कि स्टेट का कॉन्सेप्ट वो देता है तो बोलता है कि स्टेट क्या है, व्यक्तियों के सहमति से बना है। स्टेट से व्यक्ति नहीं बना है, व्यक्तियों ने मिलकर स्टेट बनाया है, इसलिए व्यक्ति प्राथमिक है, स्टेट द्वितीयक है, ऐसी बात वो कहता है। तो इन सब विचारों से क्या हुआ, कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा। अब पूंजीवाद में होता क्या है कि सारी संपत्ति जो होती है, जैसे खदान हुआ, भूमि हुई, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी तो कल कारखाने हुए, इन सब पर व्यक्ति का स्वामित्व हुआ। कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति जो भी कहिए, तो उसमें क्या हुआ, पूंजीवाद बढ़ा, पूंजीपति होता था तो जो है वो अपनी संपत्ति जो है कहता था कि हमारे प्रतिभा का परिणाम है, इसलिए जो है कि जितना हम भूमि अधिग्रहण कर लें वो हमारा होगा, जितना हम कल कारखाने खोल लें वो हमारा होगा, इस तरह की वो बात कहते थे। कैपिटलिज्म में क्या हुआ कि सारी संपत्ति कुछ लोगों ने अगर इकट्ठा कर ली तो समाज का अधिकांश व्यक्ति क्या हुआ, अधिकांश लोग जो है संपत्ति विहीन हो गए और ये गरीब हो गए, ये बाध्य हो गए गरीबी में जीने के लिए। अब ये यहाँ जाते हैं, इनके कंपनियों में काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को इनको दिहाड़ी मिलती है, जो वेतन होता है वो मिलता है। अब होता क्या है कि जितना इनको इतना ही वेतन दिया जाता है जितने में ये जी सकें और पूंजीपति के लिए काम कर सकें, ज़्यादा ये वेतन नहीं देते हैं। कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का कि अगर ज़्यादा पूंजी देंगे इन्हें तो ये लोग जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कम पूंजी देंगे तो उसमें ही रहेंगे, समझ रहे हैं, और हमारे लिए काम करते रहेंगे और हम जो है ऐसा जीवन जीते रहेंगे। तो सारा श्रम इन गरीबों का और मज़ा ले रहा है ये पूंजीपति जो यहाँ बैठा है। इससे क्या हुआ कि मज़दूरों की स्थिति एकदम बिगड़ गई, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जहाँ जिसके पास संपत्ति नहीं होगी उसके पास तो भोजन के अच्छे साधन नहीं होंगे। अब वहाँ क्योंकि शहरों में झुग्गियाँ बस गई थीं और मज़दूर वहीं रहते थे, अब उनके पास ना संपत्ति है, संपत्ति नहीं है तो ना भोजन है, ना हवा है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छा है, और ना ही वहाँ लाइट है, ना लाइट पानी ये सब कुछ नहीं है, संपत्ति की बड़ी कमी है। तो वहाँ बीमारियाँ फैलेंगी, वहाँ लोग अपराध भी करेंगे, चोरी होगी, क्योंकि चोरी कहाँ होती है, जहाँ संपत्ति नहीं होती। अगर आपके घर में चोरी हो गई है तो क्यों हुई है, क्योंकि आपके पड़ोस वाले के पास वो वस्तु नहीं होगी, इसीलिए वो चुराया होगा। अगर उसके पास होगी तो वो क्यों चुराएगा। संपत्ति मतलब कि समाज में अपराध क्यों होते हैं,
क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति अधिग्रहण हो गई, कुछ लोगों के पास कम है। अब कम है तो वो जीने के लिए कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? जो उनके दिमाग में आएगा चोरी ही करेंगे। यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया, मज़दूरों की स्थिति एकदम ख़राब हो गई, जानवरों जैसी हो गई। तो मज़दूरों का आवाज़ बनकर जो है समाजवाद आता है, मार्क्सवाद भी आता है। और मार्क्सवाद ने फिर जो है अपनी बेहतरीन थ्योरी देकर पूंजीवाद का जो है पर्दाफाश कर दिया कि पूंजीवाद जो है ये शोषण का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ? नकारात्मक स्वतंत्रता की जगह सकारात्मक स्वतंत्रता ने ले ली। कैसे ले ली? क्योंकि जो लिबरलिज्म पूंजीवाद था, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, तो वो निगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करता है और कहता है कि जो है राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, हम स्वतंत्र हैं। ये लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा और कुछ जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए कुछ योजनाएं भी बना कर देगा, उनके कल्याण की भी बात करेगा। क्योंकि जो समाजवाद आता है, आपने फेबियनिज्म पढ़ा होगा, आपने जो है मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ा होगा, आधुनिक उदारवाद, तो वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं, अब बंधनों का अभाव नहीं, अब जो है कुछ योजनाएं भी गरीबों के लिए बना दिया जाए जिससे वो भी अपना जीवन जी सकें। तो नकारात्मक का मतलब हुआ कि हम फ्री छोड़ दिए, हम कुछ दे नहीं रहे हैं आपको। सकारात्मक का मतलब है कुछ बंधन भी हो गए और हम कुछ देंगे भी समाज को। ये है पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या हुआ? स्वतंत्रता बंधनों का अभाव न समझी जाकर ऐसी परिस्थितियों की स्थापना मानी गई जिसमें हर आदमी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति जो है वो करेगा तो समाज के अन्य व्यक्ति प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हम करेंगे जिसमें हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके, ऐसी बात कही गई। मार्क्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि बिना निजी संपत्ति के समाप्ति के स्वतंत्रता की बात निरर्थक है, बकवास है, ऐसी बातें कहते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं और वो है मार्क्सवाद की स्वतंत्रता की क्या मान्यता है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता का ये लोग अर्थ क्या निकालते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। दूसरा ये देखेंगे आवश्यकता तथा स्वतंत्रता या व्यवस्था से स्वतंत्रता की ओर। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। उसके बाद मानव मूल्य तथा लक्ष्य पर विचार। स्वतंत्रता एक वर्ग विचार, स्वतंत्रता तथा क्रांतिकारी सामाजिक मानवीय सक्रियता। हम इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे तब जो है ठीक से समझ पाएंगे आप। पहले हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता का मार्क्सवादी अर्थ क्या है। देखिए, मार्क्सवाद स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव नहीं मानता जैसे कि लिबरलिज्म मानता है, क्लासिकल लिबरलिज्म मानता है, या लिबर्टेरियनिज्म के कुछ फिलोसफर मानते हैं। आजिया बर्लिन, क्या नाम था उनका, तो उनको आपने पढ़ा होगा। वो लोग निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को जो है पर डिवाइड करते हैं और निगेटिव जो है लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। लेकिन मार्क्सवाद कहते हैं नहीं, जो है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है और न वह सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता को ही पूर्ण समझते हैं मार्क्सवादी। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता को मानव जीवन के तत्व से जोड़कर देखना चाहिए। पाल्स्वीजी कहते हैं कि मार्क्सवादी स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन का संपूर्णता से जिया जाना, शरीर की भोजन, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकताओं पाल्स्वीजी कहते हैं कि मार्क्सवादी स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन का संपूर्णता से जिया जाना, शरीर की भोजन, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने की आर्थिक क्षमता और मस्तिष्क तथा व्यक्तित्व को विकसित करने एवं
व्यक्तिवादिता को प्रखर करने का वास्तविक अवसर प्राप्त होना। तो स्वतंत्रता वह है कि शरीर को भोजन, वस्त्र, मकान आदि की जो है आवश्यकता को पूरा करे। जब शरीर में भोजन होगा, हमारे पास वस्त्र होगा, मकान होगा, तभी जो है हम स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर स्वतंत्रता क्या होती है हमें नहीं पता होगा। गैर मार्क्सवादी स्वतंत्रता के विचार को मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र क्रिया, स्वतंत्र आत्मा आदि पर आधारित किया है। मनुष्य को समाज तथा प्रकृति के वास्तविक नियमों से एक जन्मजात स्वतंत्र इकाई मानकर विभिन्न सिद्धांत गढ़े हैं। रूसो ने क्या कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों से जकड़ा जाता है। तो उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, इसका मतलब क्या है कि वह समाज और प्रकृति के नियम से बंधा नहीं होता बल्कि स्वतंत्र पैदा होता है। ऐसी बात गैर मार्क्सवादी कहते हैं। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है? उसकी मान्यता है कि मनुष्य की इच्छा स्वतंत्र नहीं है। वह पैदा होते ही भूख, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बीमारी आदि प्राकृतिक आवश्यकताओं से घिर जाता है और समाज के नियम उस पर लागू हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य पैदा होते ही समाज तथा प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। आप समझ रहे हैं? आप जिस समाज में जन्मे, आप उस समाज के नियमों से बंध जाते हैं और प्रकृति की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे भी बंध जाते हैं। आपको भूख लगती है, आपको सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है, वर्षा होती है, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। तो आप उससे बंध गए ना, आप स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र कोई नहीं पैदा होता। मार्क्सवादी कहता है ये लोग बकवास की बात करते हैं कि हम स्वतंत्र पैदा होते हैं। कुछ स्वतंत्र पैदा नहीं होते, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो समाज के नियम हम पर जो है लागू हो जाते हैं। हम उन नियमों से बंध जाते हैं और प्रकृति के नियम भी हमें बांध लेते हैं। हिंदू समाज में जन्मा व्यक्ति हिंदू समाज के नियमों संस्कारों से बंध जाता है। मुस्लिम समाज के में जन्मा हुआ व्यक्ति जो है मुस्लिम समाज के जो कल्चर होती है उससे जो है बंध जाता है। ईसाई वाला ईसाई कल्चर से बंध जाता है। और ये सब जो है प्रकृति के, क्योंकि जहाँ अगर आप यूरोप में हैं तो आप वहाँ ठंड प्रदेश होता है तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट में बंध जाते हैं। आप भारत जैसे देश में हैं तो यहाँ के इन्वायरमेंट में बंध गए। तो प्रकृति और समाज के नियम जो हैं वो हमें बांध लेते हैं। इसलिए यह कहना कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं बकवास की बात है। इसमें कोई मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है उसका कोई। ऐसे ये लोग बात करते हैं। अब ये लोग कहते क्या हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो बंध जाते हैं समाज के नियम से, प्रकृति के नियम से। अब क्योंकि समाज के नियम जो होते हैं बहुत अच्छे थोड़ी होते हैं, या फिर प्रकृति, ऐसा तो नहीं है। अगर हम इसी के अनुसार चलेंगे तो फिर हम कितना जिएंगे, क्या होगा हमारा, कुछ भरोसा ही नहीं है। इसलिए हम क्या है कि इस समाज के नियम से और प्रकृति के नियम से विवश हो जाते हैं। बंधने का मतलब क्या है कि हम विवश हो गए हैं उनसे। मार्क्सवाद कहता है कि विवशता से हमें स्वतंत्रता की ओर जाना है। और कैसे जाएंगे? तो कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि जिन नियमों के आगे विवश हैं उनके वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें निश्चित उद्देश्यों का साधन बना सकें। जैसे कि हमें भूख लगी है तो सबसे पहले हम जो है जानकारी ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें भूख पर विजय प्राप्त करनी है ना। मतलब भूख लगी है तो ये हमारी विवशता है। भूख पर विजय प्राप्त करना हमारी स्वतंत्रता होगी। तो भूख के कारण को जानना, उसको उस पर मतलब कि भूख क्यों लगी है, मतलब और भूख के लिए क्या क्या हमें चाहिए, क्या खाना होगा, उन सब की जानकारी प्राप्त करके जब हम जो है जो भी वस्तुएं हैं हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो है हमारी भूख मिटेगी और हम कहेंगे हम तो विजय प्राप्त कर लिए जो है भूख पर। क्योंकि आवश्यकता ही मनुष्य की चीज़ है, हमारी इच्छा नहीं, मार्क्सवाद ये मानता है। और क्यों नहीं है? मतलब कि आवश्यकता ही मुख्य चीज़ है, इच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है?
क्योंकि मनुष्य न तो स्वतंत्र पैदा होता है और न तो उसकी कोई स्वतंत्र जन्मजात इच्छा रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से आप लेकर पैदा हुए थे? ऐसा नहीं है। मार्क्स इस मामले में बहुत ही खतरनाक और गहराई के साथ बात करते हैं। कहते हैं कि आप समाज में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? आपको आईएएस बनने की अगर इच्छा है तो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि समाज में उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर उस समाज में आईएएस नाम का कोई पद ना होता तो क्या आप आईएएस बनते या बनने की सोचते? आप समझ रहे हैं? परिस्थितियां ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं, मार्क्स ये समझाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? इनकी जो फिलॉसफी है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, तो उसमें ये यही बात करते हैं कि परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं कि हमारी इच्छाएं क्या होंगी। हमारे स्वप्न तक हमारी परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। हमें वही स्वप्न आते हैं जो हम दिन को सुनते हैं, देखते हैं। वही स्वप्न जो है हमें रात को जब सोते हैं तो आती है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये मतलब कि कोई ये कहे कि मैं स्वतंत्र रूप से जन्म लिया और हमारी स्वतंत्र इच्छा है, तो वो बकवास है। क्योंकि इच्छाएं जो हैं समाज बनाता है, परिस्थितियां बनाती है। इसलिए स्वतंत्रता मनुष्य को प्रकृति के द्वारा पुरस्कार के रूप में नहीं प्राप्त हुई है। यह तो मनुष्य के सामाजिक ज्ञान और सतत संघर्ष से पैदा हुई चीज है। समझ रहे हैं? अब थोड़ा हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ये जो वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें निश्चित उद्देश्यों का साधन बना सकें, तो क्या मतलब है इसका? इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कायदे से करें तो फिर समझ में आए चीज़ें। देखिए, नियम कुछ होते हैं प्रकृति के और कुछ समाज के, ठीक है। मार्क्सिज्म ये कहता है कि अगर हमें उड़ना है, अगर हमारी इच्छा उड़ने की है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति उड़ना चाहे और वो चाहे कि हमें उड़ना है और 10 मंजिला मकान पर वो चढ़ जाए और जो है वहाँ जो है अपने दोनों जो है हाथ फैला कर कहे कि हम अब उड़ेंगे, तो क्या वह उड़ जाएगा? नीचे गिराएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। मार्क्स कहते हैं कि इस तरह करेंगे तो ये बेवकूफ़ाना है। बल्कि हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि यहाँ से उड़ने पर हम नीचे क्यों आते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये तो गुरुत्वाकर्षण है। अब जब हम गुरुत्वाकर्षण को समझ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है? वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करनी है हमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण है यार, और हम ऐसे उड़ेंगे तो नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर हम कुछ यंत्र बनाएंगे और हम फिर क्या हेलीकॉप्टर बना लेंगे और जो उड़ेगी और हम उसमें बैठकर आसमान में आराम से उड़ेंगे। इसलिए कहते हैं मार्क्स कि हमें जो है उन नियमों के आगे, जो जिन नियमों के आगे हम विवश हैं, उनकी पहले हम वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर लें, फिर जो है उन्हें निश्चित उद्देश्यों का साधन बना लें। यही तो है शारीरिक आवश्यकता है हमारी। हम उसकी पहले जानकारी प्राप्त कर लें, फिर हम जो है उस पर विजय प्राप्त कर लें। यही वो कहता है। सामाजिक नियम कैसे हैं? वो कहते हैं कि अगर निजी संपत्ति रहेगी समाज में तो समाज वर्ग विभाजित रहेगा, और समाज वर्ग विभाजित रहेगा तो समाज में शोषण होगा, और जहाँ शोषण होगा वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी। ये बड़े ही लॉजिकल तरीके से बताते हैं। इसलिए इन नियम को पहले जानना चाहिए हमें कि निजी संपत्ति पैदा कैसे हुई और इसको कैसे हम जो है अपने उद्देश्य का साधन बना सकें। तो पहले इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए अच्छे से, फिर जो है हमें रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए, फिर हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। वो ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि निजी संपत्ति के रहते हमारा समाज शोषण मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए समाजवादी क्रांति होने पर मानव समाज विवस्था लोक से निकलकर स्वतंत्र लोक में प्रवेश करेगा। तो हमारी विवस्था क्या है? निजी संपत्ति में हम जो है गुलाम जैसे हो गए हैं, एकदम विवश हो गए हैं।
हम जब समाजवादी क्रांति करेंगे तब हम उस विवस्ता लोक से जो है एक स्वतंत्र लोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारी जो चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरी होती रहें, और जो पूरी होंगी तो हम जो है स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। ऐसी बात ये कहते हैं। तीसरा ये कहते हैं कि स्वतंत्रता अकेलापन नहीं है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज जिंदा लाशों का कब्रिस्तान है, जहां स्वतंत्रता की खुशबू नहीं बल्कि शोषण, जुल्म और उत्पीड़न की बदबू होती है, जिससे आम आदमी अपने और समाज के लिए नहीं बल्कि संपत्तिहीन अपनी शारीरिक अवस्थाओं, रोटी, कपड़ा, मकान आदि की वजह से परेशान रहता है, और संपत्तिशाली संपत्ति का संपत्ति होता है मानो नहीं होता, बल्कि वह संपत्ति का गुलाम होता है। तो पूंजीवाद में जो कमज़ोर, जो गरीब वर्ग है, अपनी आवश्यकताएं ही पूरी करने के लिए परेशान रहता है, और जो संपत्तिशाली है वो जो संपत्ति है उसका गुलाम होता है। क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि संपत्ति को व्यक्ति ने बनाया है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, संपत्ति से व्यक्ति नहीं बना है। इसलिए संपत्ति को हम दाव कर रखें और उसको अपने उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकें, ऐसी बात कहते हैं। निजी संपत्ति पर आधारित समाज में धन मनुष्य तथा मानवता की हत्या कर देता है, और मनुष्य संपत्ति का गुलाम हो जाता है, और अंततः वह एक निर्जीव वस्तु में बदल जाता है, क्योंकि वह अलग हो जाता है कहाँ से। अब देखिए, ये बहुत अच्छे डिस्क्राइब किए हैं। अकेलापन क्या होता है? अकेलापन वो है कि अकेलापन एक फीलिंग है जहाँ हम नहीं रह जाते, हमारे अंदर का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, और हम जो है एक बिना उद्देश्य के, एक बिना पर्पस के जो है जीवन जीते हैं। एक निराशावाद, एक बहुत ही खोखलापन जो है हमारा जीवन हो जाता है, और हम उसी अकेलेपन में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, इस पर अगर आधारित समाज है तो वहाँ मनुष्य तथा मानवता की हत्या हो जाती है, और मनुष्य संपत्ति का गुलाम हो जाता है, और अंततः वह एक निर्जीव वस्तु में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वह अलग हो जाता है। किनसे अलग होता है? अपने उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया से, प्रकृति से, समाज से, अपने आप से। कैसे? कहते हैं मार्क्सिज्म ये कहता है कि जब पूंजीवाद नहीं था तो एक जो है दर्जी जो है जब कपड़े बनाता था तो पूर्ण रूप से कपड़ा वही बनाता था। मान लो कमीज़ बनाना हुआ तो वो बनाता था, और जब वो सिलता था कमीज़ को, और फिर वो जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे पहनता था, और जब उसके शरीर में तो फिट बैठती थी, तो फिर दर्जी को देखकर इसको जो है एक आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी रचनात्मकता पर उसे जो गर्व होता था, और कहता था कि मैंने एक ऐसी वस्तु बनाई है जिस पर जो है मैं गर्व कर सकता हूँ। उसको देखकर उसको जो है सुकून मिलता था। ऐसी बात मार्क्सिज्म कहता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या हुआ कि पूंजीवाद में क्या हुआ कि अब जो है कमीज़ कौन बनाता है? कमीज़ के कॉलर कोई और बना रहा है, उसकी बाह कोई और बना रहा है, उसमें बटन कोई और लगा रहा है, उसको प्रेस कोई और कर रहा है। तो अब जो कॉलर बना रहा है वो सिर्फ कॉलर ही बना रहा है, उससे दूसरे पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। जो है बटन लगा रहा है या फिर बाह बना रहा है, उसको केवल बाह बना रहा है, उसको उस दूसरे पार्ट से मतलब नहीं है। तो वो अपनी उत्पादन प्रक्रिया से ही अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो गरिमा है, उसका जो एक संतोष है, वो सब छिन जाता है, और वो उत्पादन प्रक्रिया से अपने अलग हो जाता है। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि भाई एक कॉलर का इतना रुपए मिलेगा, तो आप दिन भर में जितना कॉलर बना लेंगे आपका होगा पैसा उतना। तो अब व्यक्ति सिर्फ कॉलर ही कॉलर बना रहा है, उसकी अपनी उत्पादन प्रक्रिया से उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी बात ये लोग करते हैं।
दूसरा कहते हैं प्रकृति से। प्रकृति से कैसे? प्रकृति से ऐसे कि जब व्यक्ति जो है कंपनियों में नहीं था और जो है कंपनियों से बाहर था, प्रकृति में जो है अपना उत्पादन करता था। जैसे किसान अगर खेती करता है, ठीक है, तो जब वो जो है प्रकृति में रहता है, खेती करता है, तो अब जब बादल गरजते हैं और पानी बरसता है, तो उसको देखकर जो एक जो है प्राकृतिक जो है सुंदरता का वो नज़ारा देखता है और उसको संतुष्टि मिलती है। जब हवाएं चलती हैं, जब हरियाली छाती है और जब जो है उसका फसल जो है उत्पादन होता है और जब वो फसल को देख करके, लहलहाती फसल को देखकर उसको जो संतुष्टि मिलती है, पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता भाई। जब वो किसान जो है खेती करता है तो किसान कई सारे जो है त्यौहार भी मनाते हैं वो उसके लिए। लेकिन पूंजीवाद में क्या हुआ? कंपनियों ने सब कुछ ले लिया और जो व्यक्ति जो है एकदम से प्रकृति से भी अलग हो गया है। वह प्रकृति को जानते ही नहीं है। जो कंपनियों में काम करते हैं उनसे पूछिए, उनकी जो प्राकृतिक सुंदरता की चीज़ होती है उनसे ही अलग हो चुके हैं। फिर क्या होता है कि व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है। धीरे धीरे अकेले रहते रहते अकेलापन फील होता है उसे। फिर वो जो घर भी जाता है तो किसी से बात भी नहीं करते, लगता है क्या इनसे बात करें। फिर वो धीरे धीरे अपने आप से ही अलग हो जाता है, निर्जीव बनकर चलता है, फिर रहता है। उसे लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं अब। तो यही स्वतंत्रता है। मार्क्स कहते हैं यही स्वतंत्रता है आपका। पूंजीवाद ने यही स्वतंत्रता बनाया कि व्यक्ति जो है निर्जीव बनकर जिए। अगर ये सारा सिस्टम रहेगा तो फिर यहाँ स्वतंत्रता कहाँ है? ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ व्यक्ति संपत्ति का संपत्ति बन जाता है। स्वतंत्रता से उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चौथा है मानव मूल्य तथा लक्ष्य पर विचार। देखिए, मनुष्य का लक्ष्य है क्या? तो अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग मानती हैं। पूंजीवाद मानता है व्यक्तिगत सुख। जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सुख प्राप्त करूं। जैसे कि बेंथम ने कहा था कि हर एक व्यक्ति सुख चाहता है और जो काम करने से आपको सुख मिले वही आपको करना चाहिए, ऐसी बात कहता था। अब किसी व्यक्ति को जो है गांजा पीने से सुख मिल रहा है तो उसे पीने देना चाहिए क्योंकि उसे सुख मिल रहा है। किसी व्यक्ति को जो है अश्लीलता करने में मज़ा आ रहा है तो उसे वही करने दो क्योंकि उसका सुख है उसमें। कोई व्यक्ति को रात के पब में डांस करने में मज़ा आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो करने दीजिए। समझ रहे हैं ये किस हिसाब का कॉन्सेप्ट है? इससे समाज में क्या होगा? ये कोई उद्देश्य है जीवन का? यही लक्ष्य है हमारा कि हम जो है गांजा पीकर आराम से सुख प्राप्त करते रहें और हमारे समाज को चाहे जो हो जाए। तो इसने किया क्या कैपिटलिज्म ने कि समाज में जो है एक जैसे होता नहीं, पूंजीवादी समाजों में देखेंगे आप जहाँ कैपिटलिस्ट है तो वो लोग जो है वो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, चरस, गांजा, ये सब बहुत सारी नशीली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रेव जैसी पार्टियाँ करते हैं। और उस पार्टी में होता क्या है कि ड्रग्स लेते हैं, रंगीन लाइटें होती हैं, वहाँ डांस करते हैं और सेक्स के लिए लड़की का भी व्यवस्था वो लोग किए रहते हैं। तो इतना सब व्यवस्था करके चलते हैं क्योंकि उससे सुख मिलता है। तो ये कि और क्योंकि अगर ये सुख मिलता है इससे ये लोग करते हैं तो क्या यही जीवन का लक्ष्य है? हम यही करने आए हैं? एक व्यक्ति को जो है एक शादी किया, उसमें उसको सुख नहीं मिला तो अब वो तलाक देकर दूसरी कर रहा है। समझ रहे हैं? जितना मन करे उतने ये शादी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है 56 साल का है, कोई 65 साल का है। आप देखेंगे यूरोप में कई सारे कंट्रीज़ में बूढ़े जो है शादी कर रहे हैं। ये हो क्या गया है समाज को? यही उद्देश्य है। हम लोग व्यक्ति हैं या फिर डॉगी हैं?
पूंजीवाद ने हमें डॉगी बना के छोड़ दिया है। तो मार्क्स कहते हैं या मार्क्सिज्म कहता है कि पूंजीवाद का जो लक्ष्य है वो व्यक्तिगत सुख है, जो मानव समाज के लिए बेहतर नहीं है, बेकार है। क्योंकि ये जो हमने अभी चर्चाएं की इसके पीछे, वो इसमें क्या दिखा आपको? आपको इस तरह समाज में रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये तो बेकार दुनिया है। आदर्शवाद क्या कहता है? भाई जीवन का लक्ष्य जो है सत्य है, परमात्मा है, मोक्ष प्राप्त करो, अंतरात्मा को जानो, आत्म साक्षात्कार करो। इससे क्या होता है कि व्यक्ति पलायनवादी हो जाता है, वो समाज छोड़कर भाग जाता है अपनी उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्य परमात्मा के चक्कर में वो साधु बनकर, वो जो है एक झूठा साधु बनकर कपड़े चंदन तिलक लगा कर जो है कि जप माला छापक तिलक लगाए एक न काम, एक दोहा भी है। तो ये सब ऐसे करके जो है चले जाते हैं, समाज को छोड़कर पलायनवादी हो जाता है व्यक्ति, निराशावादी हो जाता है। समझ रहे हैं? आदर्शवाद में व्यक्ति पलायन करता है, भागता है समाज से। पूंजीवाद में क्या होता है? निराशा होता है कि रात को पब में डांस किए 3 बजे 4 बजे रात तक, सुबह आए 11 बजे तक सो रहे हैं, रात को पिया हुआ उतर ही नहीं रहा है, हैंगओवर हो गया है। यही तो होता है। तो ये दोनों विचारधाराएं इस तरह की बात करते हैं। मार्क्सिज्म कहते हैं कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मार्क्सवाद जो है मनुष्य के लक्ष्य को मानवीय तत्व से जोड़कर देखता है और मानव का तत्व उसकी सामाजिकता है, क्योंकि सामाजिक संबंधों के माध्यम से ही मनुष्य के व्यक्तित्व और ज्ञान का विकास होता है। आप समझ रहे हैं? हमारा जो मूल तत्व है वो सामाजिकता है, हम समाज में ही रहते हैं। यदि मनुष्य का लक्ष्य केवल स्वार्थ सिद्धि या अपना सुख ही है तो वह उसकी सामाजिक प्रकृति में विरोध होगा, मतलब कि विरोध में होगा। तो ये लोग ऐसी बात कहते हैं। वो कहते हैं पूरे समाज के सुख तथा विकास में ही मनुष्य का सुख और विकास निहित है। तो कहते हैं अगर 95 घर में जो है अच्छी व्यवस्था है, 5 घर में गरीबी है, तो ये 5 घर जो है इन 95 घर पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग इतना चोरी करेंगे, अपराध करेंगे कि इनका जीना हराम करे रहेंगे। समझ रहे हैं? तो समाज का, पूरे समाज का सुख होगा तभी हमारा सुख होगा, व्यक्तिगत विकास होगा और हमारे सुख में वृद्धि होगी। क्योंकि हमारी मूल सामाजिकता है, हमारा मूल तत्व सामाजिकता है। हम समाज में ही रहते हैं, उससे अलग थलग बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक है? कॉर्डवेल कहते हैं समाज ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से मनुष्य पशुओं से ज़्यादा तथा पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करता है। मनुष्य अकेला एक व्यक्ति के रूप में जो चाहता है नहीं कर सकता। वह अकेला स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वह दूसरे व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा ही अपनी स्वतंत्रता हासिल करता है। कुछ लोग होते हैं कि समाज को छोड़ छाड़ कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब उनको सफलता को एंजॉय करने के लिए ही कोई नहीं बचता, वो अकेले हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार किसके साथ शेयर करें अपनी यह सुख, सुख भी तो शेयर करने के लिए कोई होना चाहिए। हम समाज से ही अलग हो जाएंगे तो अपने सुख को कहाँ शेयर करेंगे? क्योंकि हम जो प्रतिष्ठा रात दिन जिस चीज़ के लिए लगे हैं, यही तो कि समाज में एक रुतबा रहे, सारा कुछ रहे, और हम समाज से ही अलग हो जाएंगे तो हम अपने सुख का एंजॉय कहाँ करेंगे? ये भी तो है। मार्क्स कहते हैं कि एक मिनट, मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति का तत्व उसकी दाढ़ी या उसके मूँछों में नहीं, उसकी अमूर्त शारीरिक प्रकृति में भी नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक गुणों में रहता है। तो सामाजिक गुण या सामाजिकता का जो गुण है हमारा, क्योंकि मार्क्सिज्म मानता है कि व्यक्ति जो है एक जो है संवेदनशील प्राणी है, वो दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला प्राणी है।
तो हमारी सामाजिकता जो है, जो हम एक दूसरे के सहयोग के साथ रहें और व्यवस्थित जीवन जिएँ, तो उस गुण के साथ रहना ही हमारा लक्ष्य है। और उसके साथ रहेंगे तो हम भी सुख रहेंगे, हमारा समाज भी, और एक बेहतर जीवन हम जी पाएंगे। यही तो मतलब है। अब हम मानव मूल्य पर विचार कर लेते हैं। एक तो था कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, तो पूंजीवाद क्या मानता है और मार्क्सवाद क्या मानता है, हम देख चुके। अब मानव का मूल्य क्या होना चाहिए, तो पूंजीवाद में क्या होता है, संपत्ति का मूल्य होता है। वहाँ मानव का मूल्य नहीं होता है, संपत्ति का मूल्य होता है। और पूंजीवाद में होता क्या है कि संपत्तिशाली संपत्ति का गुलाम होता है और निर्धन क्या होता है, भूख के लिए परेशान होता है। और इसी भूख को मिटाने के लिए ही वह अपने श्रम को, खुद को बेचता है। और औरतें क्या है, अपने अस्मत को जो है बेचने के लिए बाध्य हो जाती हैं। क्योंकि पूंजीवादी समाजों में आप देखेंगे कि वहाँ जो है रेड लाइट एरियाज़ जो बनाई जाती हैं, किसके लिए, कौन वहाँ जाता है, संपत्तिशाली जो है अपनी प्यास बुझाने जाते हैं। और जिसको संपत्ति की ज़रूरत होती है वही औरतें वहाँ रहती हैं, गरीब घर की। आप समझ रहे हैं, यही तो होता है वहाँ। और क्या होता है, पूंजीवाद में कला, साहित्य, संगीत, नैतिकता, प्रेम संपत्ति से निर्धारित होते हैं। तो वहाँ आप चाहे जितने बड़े कलाकार हैं, आपकी प्रतिभा है, संपत्ति अगर आपके पास नहीं है तो फिर वहाँ सम्मान बहुत मुश्किल है। साहित्य हुआ, संगीत, नैतिकता, ये सब, प्रेम, भाई आपका अगर आपने प्रेम कभी किया होगा तो ब्रेकअप हुआ होगा, तो उसमें एक फैक्ट तो संपत्ति भी रही होगी, स्वार्थ, ओवरलैपिंग वाला मामला। ऐसा होता है कभी, हुआ ही होगा। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, कैसा ही होता होगा। मार्क्सिज्म की थ्योरी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो मार्क्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, समझ रहे हैं। तो प्रेम भी जो संपत्ति से निर्धारित होता है, क्योंकि जिसका माइंडसेट पूंजीवादी किस्म का होता है वो ये देखता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। अगर आपके पास संपत्ति है तब वो जो है आपसे प्रेम करने लगता है, संपत्ति नहीं है तो छोड़ के भाग जाता है। ऐसा होता है कई बार। मार्क्सवाद क्या कहता है कि ये मानव के मूल्य को उसके श्रम, रचनात्मक गतिविधियों और उसके सामाजिक कल्याण की प्रवृत्ति में देखता है। क्योंकि मनुष्य मानता है, मार्क्स मानते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो प्रवृत्ति है सामाजिक कल्याण वाली है, वो संवेदनशील होता है, वो दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला होता है। मानव को अच्छा मानते हैं मार्क्स, इसलिए कहते हैं कि उसकी जो सामाजिक कल्याण की प्रवृत्ति है वह उसका जो है मूल्य है। उसका जो क्रिएटिव जो चीज़ है, जो रचनात्मक गतिविधि है, वह उसका मूल्य है। उसका श्रम जो है वो मूल्य है। और रचनात्मक गतिविधि क्या है कि वो कलाकार हो जाए, संगीतकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ये सब रचनात्मक चीज़ें हैं। इसीलिए जो है मार्क्सिज्म इन सब चीज़ को आदर करता है, संगीत, दर्शन, विज्ञान, इन सब का। पांचवा हम देखते हैं स्वतंत्रता एक वर्ग विचार। मार्क्स के अनुसार वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग होता है। कैसे? उत्पादन के साधनों के मालिकों के लिए निजी संपत्ति रखने, शोषण और जुल्म करने, मनचाहा वेतन देने, किसी को नौकरी पर रखने या निकाल देने की स्वतंत्रता होती है। भाई वो चाहें तो चाहे जितने संपत्ति रख लें, चाहे जिसको मर्डर करवा दें, चाहे जिसके साथ वो चाहे कुछ भी कर दें, क्योंकि उनकी लिबर्टी है। जब चाहे तब आपको नौकरी से निकाल दें। आप कुछ भी इधर उधर किए, तुरंत निकाल दी, जाओ भागो। क्या कर लेंगे आप उनका? कुछ नहीं। और वहाँ मज़दूरों के लिए स्वतंत्रता क्या होती है कि भूख से मरें वो, शोषण और जुल्म सहें, बेहद काम करके भी जो भी मिल जाए थोड़ा बहुत उससे संतोष कर लें। यही जो है उनकी स्वतंत्रता है। मार्क्स कहते हैं कि वर्गीय समाज में मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। मजदूर के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का अर्थ होगा भूख, गरीबी, काम की अमानवीय स्थिति से छुटकारा पाना। क्योंकि समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष, सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना के द्वारा ही वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी और वर्गविहीन समाज में ही स्वतंत्रता मिलेगी।
क्योंकि उसी में जो है सबको भूख, गरीबी, काम की अमानवीय स्थिति सबसे छुटकारा मिलेगी और व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसी बात ये कहते हैं। छठवां है स्वतंत्रता तथा क्रांतिकारी सामाजिक मानवीय सक्रियता। मार्क्सवाद केवल सिद्धांत नहीं देता, यह मानता है कि सिद्धांत एवं व्यवहार, ज्ञान एवं सक्रियता एक साथ चलनी चाहिए। एंगल्स कहते हैं केवल ज्ञान, चाहे वह पूंजीवादी अर्थविज्ञान से ज़्यादा विस्तृत तथा गहरा ही क्यों न हो, सामाजिक शक्तियों को समाज के अधीन नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सामाजिक कार्य। इस तरह भागो नहीं, बदलो, क्योंकि प्रकृति एवं समाज के नियमों को समझना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके आधार पर क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आवश्यक है। वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम उसको बदलें भी। हमने ये जान लिया कि कैपिटलिज्म हमें परेशान कर रहा है, निजी संपत्ति हमारी दुश्मन है, इसलिए हम अगर जान गए हैं तो हमें रेवोल्यूशन करना चाहिए। रेवोल्यूशन करके एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए और उसी में जो है हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि जब तक वर्ग रहेगा स्वतंत्रता हमारी होगी ही नहीं, ऐसी बात ये कहते हैं। तो इतना ही था मार्क्स के स्वतंत्रता की बात। और भी विचार हम आगे देख लेंगे। तब तक के थैंक यू, और आप जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।